स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं ठाणे महाराष्ट्र से ईशान टिपनिस जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है विद एन ऑल इंडिया रैंक 248। वेलकम ईशान टू स्टडी IQ और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ईशान के बारे में सभी को बता दूं तो ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग। सपना था यूपीएससी सीएससी क्लियर करने का और आज वो सपना पूरा भी हो चुका है। ईशान, हाउ इज द फीलिंग कि जो सपना देखा था बैक देन इन कॉलेज वो फाइनली क्लियर हो गया है? जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है, चौथे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, तो इज द फीलिंग सरियल? जो भी सोचा था वो पूरा हुआ? हाँ, तो स्टार्टिंग में तो जब रिजल्ट में पूरी पीडीएफ में जब नाम देखते हैं सो देयर इज अ फ्लरी ऑफ इमोशंस व्हिच गो थ्रू, तो वो तो था ही। बट धीरे धीरे अभी पोस्ट रिजल्ट इट्स डॉनिंग ऑन मी कि ओके इट हाउ बिग ऑफ द अचीवमेंट इट वाज एंड लाइक जो ड्रीम देखा था इट्स फाइनली रियलाइजिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट अ स्टार्ट टू द इवन बिगर जर्नी व्हिच आई नीड टू टेक फॉरवर्ड। ईशान, जो सपना देखा था कॉलेज में आज वो पूरा हो चुका है, लेकिन जब आप जिस सपने के साथ इस जर्नी में आए थे, क्या माइंडसेट था? यूपीएससी में आना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि कहते हैं ना यू इन यूपीएससी स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाउ प्रिपेयर्ड यू वर फॉर दिस अनप्रेडिक्टेबल जर्नी? सो लाइक स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं था कि ये जर्नी में कितने अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी या कैसी होगी। जैसे ये था कि हाँ ठीक है, गोल था आईएएस बनना है एंड ओके ये एग्जाम देना, सो इट वाज एज सिंपल एज दैट। वो तो जब जर्नी में आया, व्हेन आई वाज अटेम्प्ट बढ़े, उसके बाद समझा कि ओके इतने सारे भी फैक्टर्स होते हैं। एक स्टार्टिंग में तो कंपटीशन का भी उतना अंदाजा नहीं था, एक कमिंग फ्रॉम मुंबई, थाने में तो वहां पे उतना वो कल्चर ही नहीं है यूपीएससी वाला, तो वो किस लेवल का कंपटीशन है कैसे है वो सब नहीं पता था। तो उससे तो एंट्री तो कर दी थी, बट देन यूपीएससी का चक्रव्यूह था, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, सो इट टुक टाइम। दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इसके पहले मैंने 3 इंटरव्यू दिए दिए हुए थे, ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। 19 एंड 20 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, तो वो एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर था क्योंकि थोड़ा सा ही और पुश की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम जो अनसर्टेनिटी होती है कि यू आर नेवर श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, वो थी हमेशा। बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं ठीक है कर सकते हैं। एंड यही वो पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये जो दो चीजें हैं, इट हेल्प मी टू से थ्रू दिस एग्जाम। ईशान, आपने 4 अटेम्प्ट दिया है। पहले अटेम्प्ट जो था वो कॉलेज के साथ था एंड सिर्फ उस अटेम्प्ट को छोड़ के सभी अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो हम कह सकते थे कि जो स्ट्रैटेजी थी इट वाज वर्किंग वेल इन द डायरेक्शन, बस हल्की सी कमियां रह जा रही थी। तो जो स्ट्रैटेजी है, एक होलसम स्ट्रैटेजी जो आपने अपनाई, मैं चाहती हूँ अगर आप हमारे साथ शेयर करें प्रीलिम्स और मेंस की। बेसिकली यही है कि 3 स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस का जो नॉलेज बेस है दैट इज द सेम। बस हर एग्जाम पे प्रीलिम्स हो मेंस हो इंटरव्यू हो, उसका डिमांड बदल जाता है। तो आपको वो नॉलेज बेस तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में ही बिल्ड करना पड़ेगा। बस जब आप वो नॉलेज बेस गेन कर रहे हो, यू नीड टू फोकस कि ओके हाउ विल आई प्रीलिम्स में इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, इससे मैं एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसका मैं मेंस में कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैं आंसर्स कैसे लिख सकता हूँ, एंड सिमिलरली इंटरव्यू में। तो ये अप्रोच समझने में मेरे को कुछ टाइम लगा। उसके बाद एक बार ये समझ आया, देन आई स्टार्टेड टू बिल्ड अपॉन इट कि ठीक है ये एक बेस बन गया। तो सबसे मेन यही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है कि एक बार आपके वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स क्लियर है, तो फिर आप जो भी करंट डेवलपमेंट्स होंगे, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, उसको आप लिंक कर सकते हैं। तो पहले तो ये बेस बनाइए, उसके बाद फिर आप एग्जाम स्पेसिफिक यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। और सेकेंडली क्या हो जाता है ना कि एवरीवन नीड्स टू लुक कि वो अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि सबकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं होगी। जिसके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उसकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगी। और जिसने मेंस लिखा है बट मेंस नहीं हो रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप टॉपर हो, जिनके भी आप स्ट्रैटेजी ले रहे हो, उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये कुछ मैं काइंड ऑफ एक डिस्क्लेमर दे रहा था कि ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। कमिंग टू स्पेसिफिक्स विच हेल्प मी, मुझे जिसका बहुत फायदा हुआ, तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा, उसके बाद उस साल भी ऐसा नहीं था कि नॉलेज बहुत कम था या मेरे को काफी सारे सवाल के आंसर्स पता ही नहीं थे, बट वो एग्जाम का जो टाइम प्रेशर था, एग्जाम का जो एक टेम्परामेंट लगता है, दैट वाज मिसिंग। तो सबसे पहले तो आई फोकस्ड ऑन दैट कि ओके ये टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा। एंड प्रीलिम्स में लकीली फिर उसके बाद मेरे 4 बार प्रीलिम्स आई वाज एबल टू क्लियर इट। तो वो होने का मेन रीजन ये था कि एक तो वो टेम्परामेंट की आदत पड़ गई थी क्योंकि कॉन्फिडेंस रखना है, आई कैन डू इट, मैंने जितना पढ़ा है दैट इज इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये कॉन्फिडेंस आना इम्पोर्टेंट। इसके बाद फिर सेकंड आ जाता है कि जो मेरे शॉर्टकमिंग्स थे इन 2018 के अटेम्प्ट में आई हैड स्कोर्ड 88 मार्क्स और कट ऑफ तभी 98 था। तो मेरे को दिख रहा था कि ये 10 मार्क का ही मेरे डेफिसिट है, बट अगर मैं 98 भी हो जाऊंगा तो भी बॉर्डर पे रहने वाला हूँ। तो मेरे को पता था कि मेरे को वो कट ऑफ के भी एक 10-15 मार्क ऊपर रहना है, ताकि वो जो 20 डेज ऑफ अनसर्टेनिटी होती है कि रिजल्ट आने तक, अभी जस्ट रिसेंटली इस साल का 2022 का रिजल्ट आया है, तो ये तो काफी फास्ट ला दिया था उन्होंने 17 दिनों में, बट जनरली ये 20-22 दिन लगते हैं। तो वहां पे आपका मोमेंटम बना रहे, आप मेंस की तैयारी कर सको, तो उसीलिए आप टारगेट यही करो कि आपको कट ऑफ से और 10 मार्क ऊपर लाना। तो ये एक गोल फिक्स कर लीजिए। दिस वाज द सेकंड थिंग व्हिच आई डिड। एंड थर्ड फिर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनर में कि ओके हाउ विल आई अप्रोच द पेपर। तो मैं मेरे पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था, जो श्योर शॉर्ट आंसर्स है, जो 50-50 वाले आंसर्स है, और जो ऐसे इंट्यूशन बेस्ड लग रहे हैं कि शायद से ये आंसर होना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तो उसमें यही दिक्कत हो गई थी कि एक 70-75 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। अब इसके बाद के जो 25-30 क्वेश्चन थे उसमें मेरे को पता ही नहीं था कि कौन से क्वेश्चन मेरे को बेटर आ रहे, और उस चक्कर में मैंने गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया। जो अटेम्प्ट कर दिए उसमें ज्यादा नेगेटिव है, जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो सही जा सकते थे। तो ये कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो पता रहना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका अटेम्प्ट का क्या रेंज होना चाहिए, कि आप 80-85 अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हो। एक अटेम्प्ट में तो मैंने 99 भी अटेम्प्ट कर दिए थे, बट वो प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी, ऐसे नहीं था कि मैं एग्जाम में जाके ओके जस्ट अटेम्प्ट करना है उसे कर रहा हूँ। तो वो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे, जो भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें वो आपको वो फाइनलाइज करना है, और एग्जाम वाले दिन में आपको बस ऑटो पायलट मोड में उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जाम के प्रेशर में आपको नया कुछ करने को नहीं जाना है। यू हैव टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आपने जो भी अब तक किया है, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी आपने सोर्सेस रेफर किए, दैट इज इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम, और आपका क्लियर हो जाए। सो ईशान, आपने कुछ बातें कही है, मैं उन्हीं बातों को चाहती हूँ थोड़ा सा इलाबोरेट करें। फाउंडेशन को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। जो भी जिनके पास थोड़ा कम समय रहता है वो फाउंडेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज करने की कोशिश करते हैं। तो हाउ टू मेक फाउंडेशन राइट? बाय फाउंडेशन आई मीन जो कोर सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी, इसमें हिस्ट्री हो गया, इसमें पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, इसके एक तो एनसीईआरटीज हो जाते हैं, जो आपको एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है कि ओके हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स हो जाते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत फेमस है ही, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। तो वो जो जो भी बुक्स है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 3-4 टॉपर्स के वीडियोस देख लीजिए और एलसीएम निकाल दीजिए कि कौन सा वे कॉमन बुक्स है जो सभी लोग यूज कर रहे हैं, वो बुक्स को आप अपनी स्ट्रेटेजी में बना लीजिए। बस वही कि वो जो एक बुक आप चूज कर रहे हो उसके साथ आप जस्टिस कर रहे हो, कि आप उस बुक से अगर कोई भी क्वेश्चन बन आ रहा है तो आप वो सॉल्व कर दो। तो आप उसको टाइम दो रादर देन मल्टीपल बुक्स के पीछे भागने को। आप वो सेकेंड या थर्ड रीडिंग में कर सकते हो, क्योंकि आपका ये बुक हो गया है, यू हैव नाउ, आपने उस बुक को पूरा निचोड़ लिया है। जब ये हो जाता है उस टाइम आपको लग रहा है तो आप दूसरे बुक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही लोग क्या कर देते हैं कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मेरे को ये भी पढ़ना है, मैं यहाँ से भी किसी टॉपर का कुछ देख लूंगा, किसी टॉपर के डायरेक्ट नोट्स देख लूंगा, तो इससे क्या हो जाता है कि आप कंटेक्स्ट मिस करते हो। तो फाउंडेशन तभी होता है कि जब आपको वो कंटेक्स्ट है, आपके पास सिर्फ फैक्ट्स या सिर्फ डेटा नहीं है, आपके पास पूरा एक बैकग्राउंड है, तो इससे वो फाउंडेशन बनता है। और इसमें टाइम अगर आप डालोगे तो वो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में भी हेल्प करता है। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट द फाउंडेशन बुक्स।
अब इसके बाद फिर जब आपने एक बार फाउंडेशन हो गया है, आपको उस फाउंडेशन के ऊपर पीवाईक्यूज वगैरह का एनालिसिस करके वो फीडबैक लगाना पड़ेगा कि ओके, ये तो मैंने पढ़ लिया, बट क्या ये मैं पढ़ने से मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? और उस बेसिस पे फिर आपको आपका जो फर्स्ट रिवीजन रहेगा या सेकेंड रिवीजन रहेगा उसको आपको मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत का ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर तो पढ़ लिया, बट क्या इससे मैं फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं? क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स का कोई क्वेश्चन का आंसर मैं लिख पा रहा हूँ 150 वर्ड में? तो आप उस हिसाब से फिर आप देख सकते हो कि क्या मेरे गैप्स थे, एंड वो एक कांस्टेंट, जब आप एक फीडबैक लूप में रहोगे, आपका सेम बुक से आप और ज्यादा आउटपुट निकाल। जो भी बेसिक बुक्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप पढ़ें और उसके बाद फिर पीवाईक्यूज को रेफर करें, देखें अगर आपसे हो पा रहा है कि नहीं, और जहां गैप रह जा रहा है शायद दैट बिकम्स द स्कोप कि वहां पे आप और पढ़ सकते हैं और आपको थोड़ा आइडिया भी हो सकता है। ईशान, बेसिक बुक्स और पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद मैं समझना चाहूंगी कि न्यूज़पेपर का रोल कब आएगा, करंट अफेयर्स का रोल कब आएगा और उसको कैसे टैकल करना है। सो जैसे बोलते कि न्यूज़पेपर ये इट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी यूपीएससी एस्पिरेंट। तो और एक स्टडी आईक्यू तो काफी हेल्प कर देता है न्यूज को समझने में और एनालिसिस में वगैरह भी। तो वो एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो जाता है। सेकेंडली, जो ट्रेंड बनते जा रहा है पिछले 2-3 साल में कि यूपीएससी इज नॉट आस्किंग सिर्फ एक कोई करंट इवेंट, बट एक कंटेम्प्रेरी इशू जो चलते आ रहा है, मे बी 2-3 साल से चलता आ रहा होगा, वो उस इशू बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपको इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना होगा। तो ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। और जो दूसरी बात आती है कि न्यूज़पेपर को कुछ लोग एज अ सोर्स भी यूज करते हैं कि मैं यही मेरा मटेरियल है जिससे आई विल मेक नोट्स एंड ऑल, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। बट इफ यू आर यूजिंग न्यूज़पेपर टू मेक नोट्स, मेक श्योर कि आपने काफी ज्यादा बहुत हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन लगता है उसमें, कि वहां पे अगर आप कंसिस्टेंटली वो नहीं करोगे तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो वो आप देखो कि क्या आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हो, ये हो सकता है तो ठीक है, एल्स मार्केट में आपको बहुत सारे कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, यू कैन रेफर दैट एज वेल। सेकंड हो जाए कि आप न्यूज़पेपर को एज ए क्यूरियस रीडर की तरफ पढ़ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर से समझ रहे हो कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं, क्या लिंकेजेस हो रहे हैं, कि एक कोई सोशल इशू होगा उसका कोई इकोनॉमिक डायमेंशन खुल जाता है, एजुकेशन का कोई दूसरा आपका एथिकल डायमेंशन खुल जाता है। तो जो इंटर लिंकेजेस है बिटवीन द सिलेबस, ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से वो काफी हेल्प हो जाता है। सेकेंड ये होता है कि जो एडिटोरियल्स होते हैं उससे आपको एक आंसर राइटिंग में आपका फ्लो कैसे होना चाहिए, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स, वो कैसे अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, यही सब चीजें आपको आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट करनी है। तो वो भी काफी हेल्प करता है न्यूज़पेपर पढ़ना। और थर्ड, जो भी जैसे इस साल के प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस थे आईआर वगैरह के, दे वर जस्ट चेकिंग कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या कि इस कंट्री में ये इवेंट हो रहा है। तो ये आपने एक कर्सरी रीड भी किया होता है तो भी समझ जाता था, बट वही कि क्या आप उतने कॉन्शियस एफर्ट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो क्या, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, उतना आप न्यूज़पेपर को दो, और उसको पढ़ाई का पार्ट मत समझो। इट इज जस्ट एक हॉबी या जस्ट रूटीन की तरह उसको पकड़ो कि हाँ, मेरे को आधा घंटा रोज न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, और वो टटोलना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना। चाल, तो क्या बेसिक बुक्स कवर करने के बाद ही आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर साइमल्टेनियसली आप दोनों भी कर सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगी। नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप साइमल्टेनियसली ही पढ़िए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये थोड़ा हैवी हो रहा है, यू कैन स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, वो वाले न्यूज़पेपर्स भी आप कर सकते हो। जस्ट एक बार आप अगर गो थ्रू द सिलेबस की एक बार वो समझ लो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, कि जो पॉलिटिकल न्यूज हो गए या इस टाइप के जो न्यूज है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे यूपीएससी में, आप उन चीजों को स्किप कर सकते हो। तो पहले तो ये हो गया। सेकंड, जब भी आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो मे बी आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट ठीक है, आप थोड़ा टाइम ज्यादा लेके उसको समझने को, ये कॉम्प्रिहेंड करने के लिए फोकस करो। एंड उसके बाद जब आपका बेसिक बुक्स हो गए, 1-2 महीने हो गए, आपको लिंकेजेस बन जाती है। अभी आप अगर से आज से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे, तो आज जो इश्यू लग रहा है आपको ये तो नया है, बट मे बी ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने से चलता आ रहा होगा। तो जब 1 महीना हो जाएगा तो आपको वो इश्यूज नए नहीं लगेंगे, आपको समझेगा कि ये तो एक इवॉल्विंग इशू है और ये ऐसे ऐसे इवॉल्व होते जा रहा है। तो उसका आपका फिर अंडरस्टैंडिंग उतना ही फास्ट होगा, उतना ही आपका कॉम्प्रिहेंशन फास्ट होगा, और आपका वो टाइम रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। बट
साइमल्टेनियसली करना ही हमेशा बेटर रहता है। ईशान, आपने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया Yes, है sir. एक्सेप्ट द फर्स्ट टाइम जब आप कॉलेज में ही थे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हर साल वो थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है। क्वेश्चंस एक अलग पर्सपेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी अगर न्यूज पीस पढ़ रहे, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कितनी डेप्थ तक उनको जानना चाहिए? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर किसी और पर्सपेक्टिव में है, न्यूज किसी और पर्सपेक्टिव में है, बट क्वेश्चन किसी और पर्सपेक्टिव में उसी से बन सकता है। पहले तो डायनामिज्म काफी बढ़ रहा है इस एग्जाम में, कि कोई ऐसा सेट ट्रेंड नहीं है कि आपने 2 साल की पीवाईक्यूज देखी और अगले साल क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे आएंगे। ये तो नहीं हो रहा, ये फर्स्ट है। दूसरी बात ऐसे है कि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ अभी एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन, मिक्स हो रहा है दोनों। सो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक का बेस भी लगेगा, और करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, उसका भी एक बेस लगेगा। अब आते हैं कि ये सब नॉलेज अगर आपके पास है, आपके पास स्टैटिक का भी अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास करंट का भी बेस है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप जो भी पूछा गया, जो भी स्टेटमेंट्स पूछे गए, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। और यहाँ पे फिर आपको वो एक एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, कि ओके ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप किस वे में देख रहे हो, क्योंकि करंट ये एक डेवलपमेंट था, क्या इस जो भी ये मैंने करंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, इज इट ट्रू टू दैट स्टेटमेंट, वो चीजें उस बेसिस पे हो रही है, या जो भी मेरा एक स्टैटिक का नॉलेज था, क्या ये उसके साथ ट्रू बैठ रहा है। तो यहाँ पे आपका वो, आप कैसे एलिमिनेट कर रहे हो, आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो स्टेटमेंट को, आप स्टेटमेंट के ये भी सोच रहे हो कि ये यहाँ पे कहाँ पे एग्जामिनर ने कुछ स्विच किया होगा, या कहाँ पे वो रॉन्ग बनाने के लिए उसने स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाया होगा। तो ये सब जब आप 2-3 चीजें के बारे में सोचते हो, कीपिंग योर स्टैटिक नॉलेज एंड योर करंट का अंडरस्टैंडिंग इन द बैकग्राउंड, तभी फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट एडवाइस है सभी के लिए। ईशान, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल था, हिस्ट्री ऑप्शन पे थोड़ा सा जानना चाहूंगी। कहते हैं आप जब आंसर्स लिखते हैं तो शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है या एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है, और वो एक थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है। तो हाउ करेक्ट इट इज, और अगर ये सही है तो क्या इसका सुझाव है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? हिस्ट्री ऑप्शनल में जैसे आपने कहा कि ये इशू एक रहता है, स्पेशली जो इंडियन हिस्ट्री है इसके कंटेक्स्ट में, कि हाउ द एग्जामिनर विल परसीव द आंसर इनसेल्फ। तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यू नीड टू बी बैलेंस। अभी आपको अपनी हिस्ट्री नहीं लिखनी है, आप बिपान चंद्रा या रोमेला थापर नहीं हो। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर में, कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनी इवेंट, कि कैसे वेरियस सेक्शंस ऑफ हिस्टोरियंस इस चीज को कैसे देख रहे हैं, आपको वो लिखना है। और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे जो भी मोस्ट प्रिवेलेंट इंटरप्रिटेशन होगा किसी भी इवेंट का, वो आपको एज अ कंक्लूजन लिखना है, कि ठीक है ये तरह से इवेंट में भी हुआ होगा, बट जो अभी का हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन है वो सोच रहा है कि ये ऐसे हुआ। एंड इस वे में आप एक बैलेंस्ड वे में जब आंसर लिखोगे तो वो इशू नहीं आता। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि आप जो पेपर 2 होता है उसमें एक क्वेश्चन, उसमें मॉडर्न और वर्ल्ड, ये 2 सेक्शंस होते हैं, तो वहां पे आप 2 क्वेश्चन वर्ल्ड के उठा सकते हो, जहां पे बायस वाला क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं रहता, बिकॉज इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री हो जाती है, और कोई पर्सनल लिंकेजेस नहीं होते, एग्जामिनर के भी नहीं होंगे और आपके भी नहीं होंगे, तो आप वो कर सकते हो। सेकेंडली, आप रादर देन राइटिंग ओपिनियंस या एनालिसिस तो इम्पोर्टेंट है, बट रादर देन गिविंग ओपिनियंस यू कैन राइट इन वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर, कि ओके ये हिस्टोरियन है, ये हिस्टोरियन का ये व्यू पॉइंट है, एंड इस हिस्टोरियन ने अपने व्यू पॉइंट को इस फैक्ट इवेंट किसी के थ्रू सब्सटैंशिएट किया हुआ। तो जब आप एक ऑब्जेक्टिव आंसर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे। आई थिंक जो जिस तरीके से बैलेंस की आपने बात की, और वहां पे हमें ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एवरीबडी ऑप्टिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शन। ईशान, थोड़े से मैं एसए की स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानना चाहूंगी, बिकॉज एसए की टॉपिक हर साल अगर हम देखें तो थोड़े से ट्रिकी होते जा रहे हैं। तो हाउ टू परसीव द टॉपिक, क्योंकि अगर परसीव हो जाएगा तो हम अलग अलग डायमेंशन सोच सकते हैं, बट परसेप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क।
और ट्रेंड टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल एसेज ये तो दिख ही रहा है, और जो 2021 का मेंस का पेपर था उसमें लाइक दोनों सेक्शंस में फिलोसॉफिकल टॉपिक्स ही पूछ लिए थे। सो एक तो है कि आपको फिलोसॉफिकल एसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते, तो वो एक क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है कि आपको टॉपिकल एसेज की तो प्रैक्टिस करनी ही है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन इश्यूज हो गए, इकोनॉमी हो गया, आप फिलोसॉफिकल भी कर। इसमें फिर एक फिलोसॉफिकल ऐसे को आप दो टाइप में देख सकते हो। एक, इसके आपने एक इंटरप्रिटेशन दे दिया कि किसी भी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट को आप जीएस के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट कर, और फिर आपने जो नॉर्मल आपका एक जीएस जैसा ऐसे रहता है, आप उस वे में उसका आंसर लिख सकते हो, या उस वे में आप ऐसे को फ्रेम कर सकते हो कि ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है बट इसका एक सोसाइटी में ये एग्जाम्पल है, हिस्ट्री में ये कोई एग्जाम्पल है, ये कोई जोग्राफिकल फिनोमिना है, या ये कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसका, ये आईआर का एस्पेक्ट है, एंड इन दैट वे यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट टॉपिक। ये एक हो जाता है। सेकंड हो जाता है कि जो भी आप फिलोसॉफिकल टॉपिक है उसको आप कैसे एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में देख रहे हो, कि एक इंडिविजुअल के लिए वो क्या मायने रखता है, एक कम्युनिटी के लिए वो क्या मायने रखता है, रीजन स्टेट के लिए क्या मायने रखता है, नेशनल लेवल पे क्या मायने रखता है, फाइनली ग्लोबल सीन पे ह्यूमैनिटी एज अ स्पीशीज के लिए वो क्या मायने रखता है। इस वे में आप भी एक इंटीग्रेटिव अप्रोच रख सकते हो। बट जो सबसे मेन पार्ट ऐसे में रहता है कि वो फ्लो रहना बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक जब कोई भी आपका ऐसे पढ़ रहा है तो उसको एक वो प्रोग्रेस दिखना चाहिए कि हाँ, इसके आइडियाज ऐसे ऐसे डेवलप हो रहे हैं एंड ही इज टेकिंग मी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इट शुड नॉट फील कि आप हर पैसेज में जो आपको एक चीज समझे आप उसी के ऊपर अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिलोसॉफिकल एसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जीएस के ऐसे में आपको पता है जैसे आप 200 वर्ड का आंसर लिखते हो, वो आप 200 वर्ड के जगह पे 1000 वर्ड का आंसर लिख रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, आपने ज्यादा प्रॉब्लम्स लिख दिए, आपने ज्यादा सोल्यूशंस दे दिए। बट फिलोसॉफिकल ऐसे में वैसे नहीं होता। आपको एक जगह से ओके इससे ये ऐसा हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, एंड फाइनली आपने कोई फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दिया है। तो ये जो एक अब वो पूरी जर्नी है, वो जर्नी ट्रैवर्स होनी चाहिए आपके हिस्से में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे ये हो जाएगा आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। सेकेंड ये होता है कि स्पेशली इन टॉपिक्स एक फिलोसॉफी के जैसे आपकी जो कर्सरी रीडिंग है, कि अपार्ट फ्रॉम द जो भी एकेडमिक सोर्सेस है, जो भी आपकी रीडिंग होगी या हॉबीज होगी, अभी बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने पॉप कल्चर के रेफरेंसेस, नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज के रेफरेंसेस डाले हुए, तो वो आपको वो यूनिकनेस और वो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि आप आपका ऐसे दूसरों से कैसे डिफरेंट है, वो भी आपको बनाना पड़ेगा, कि आपके जो भी स्ट्रेंथ्स है, जो भी आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स है, उसको आप ट्राई करो ऐसे में इनकॉर्पोरेट करने को। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप एनेक्डोट्स दे सकते हो, और जितना आप उस जो भी ऐसे का टॉपिक रहेगा उसके क्लोजली आपको लिखना है। तो वो टॉपिक को पकड़ के आपको जैसे भी बेस्ट वे में आप उसको लिख सकते हो वो लिखने की ट्राई कीजिए, और जहाँ पे भी आप इन सब चीजों का यूज करके वैल्यू एडिशन कर सकते हो, दैट विल ऑलवेज फेच यू। ईशान, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? एक तो एक न्यूज एनालिसिस और क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये सब जानने के लिए तो काफी बेस्ट है। तो इतने फास्ट आ जाते हैं इनके वीडियोस की, इवेंट हुआ नहीं है और स्टडी आईक्यू का वीडियो आ जाता है उसके ऊपर, तो वो एक अपडेटेड रहने में तो हेल्प करता ही है। सेकेंडली, जैसे एज वी टॉकिंग कि अमित किलोर सर के वीडियोस का भी काफी बड़ा रोल रहा था इस मेरी जर्नी में। उनके जो मोटिवेशन वाले वीडियोस थे, जो स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस थे, और जिस वे में ही यूज टू एक्सप्लेन कि एक फ्रेंड की तरह, एक मेंटर की तरह जो उनका वो अप्रोच रहता था, इवन दैट हेल्प द लॉट। उनकी वो एक लाइन अभी भी मेरे को याद है कि सक्सेस इज यूनिक बट फेलियर इज कॉमन। तो उसे समझ आया था कि हाँ, जो गलतियां मैं कर रहा हूँ वो सर ने भी की है, वो ऐसे बहुत लोगों ने की हुई है, एंड इन्हीं गलतियों को अगर जब आप मात दे दोगे, यू कैन यू कैन गेट इनटू द लिस्ट। तो वो एक कॉन्फिडेंस का भी फैक्टर था, एक मोटिवेशन का भी फैक्टर था। तो ये सब काफी हेल्प किया था मेरे स्टडी आई के। वी आर ग्लैड ईशान दैट हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप्स आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? सो जो वो टीवीएफ की सीरीज थी एस्पिरेंट्स वाली, जिसमें पहले ही वो बड़ा सा मोनोलॉग होता है, सो मेरी जर्नी यही दिखाती है। फोर्थ अटेम्प्ट था, थर्ड इंटरव्यू था, फाइनली सिलेक्शन हुआ। कि पेशेंस एंड परसिवरेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। इट विल टेक टाइम, कंपटीशन काफी हाई है, हार्डवर्क तो सभी लोग कर रहे हैं, बट आपको वो
हार्ड वर्क को एक फोकस मैनर में करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, और फाइनली इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट कॉम्पिटिटिव एज, कि आपको कुछ दूसरे एक्सपीरियंस से ज्यादा करना पड़ेगा। मे बी वो हार्ड वर्क में हो सकता है, मे बी वो आंसर राइटिंग में हो सकता है, कहीं पे भी यू नीड टू फोकस। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही आएगा, अंदर देख के कि मेरे क्या स्ट्रेंथ्स है और मैं इस मेरे स्ट्रेंथ को कैसे एक वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट करके लिस्ट में घुस सकता हूँ, इस पे कैसे फोकस किया जाए, ये आपको ट्राई करना। Thanks a lot, Ishant, for joining us in this interview session और repeating the line again कि सक्सेस यूनिक होती है, फेलियर सबकी एक कॉमन स्टोरी होती है, बट उसी कॉमन स्टोरी को यूनिक स्टोरी में बदलना आपका काम है, एंड यू कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। just keep working, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस की जैसे ईशांत स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे, आपको भी कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रहना है, एंड द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। थैंक यू ईशांत फॉर जॉइनिंग अस, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी दैट्स बिगिनिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।